हेलो एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग? फिक्र आपकी एक अलग अंदाज में और ज्यादा एग्रेसिव इस वक्त बड़ी खबरों के साथ। आज फिक्र के न्यूज बास्केट में लोकल और ग्लोबल फिक्स से जुड़ी कई बड़ी खबरें होंगी। पीओके में तैनात मुनीर के बार-बार बैट की बात होगी। यहां पर पाकिस्तान तालिबान में जंग के हालात की चर्चा होगी। बिहार चुनाव में बुर्का पॉलिटिक्स की खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले रूस अमेरिका में बढ़ते परमाणु तनाव का जिक्र होगा, जिसकी फिक्र सबसे ज्यादा जरूरी है। और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अमेरिका के ऐलान के बाद रूस करने वाला है परमाणु परीक्षण। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन ने सेना को दिए न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी के आदेश। बहुत बड़ी खबर है। पुतिन का ऑर्डर जल्द टेबल पर हो। पूरा न्यूक्लियर प्लान। पुतिन ने परमाणु टेस्ट की तैयारी की रिपोर्ट और प्रस्ताव मांगा है। अमेरिका के मिनटमैन 3 टेस्ट के बाद रूस का यह बड़ा फैसला है। यह है वो खबर जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा सकती है। अमेरिका के बाद रूस भी एक और परमाणु परीक्षण के लिए तैयार है। यानी 2 महाशक्तियां आमने सामने हैं। 2 न्यूक्लियर बटन और उन बटन के नीचे पूरी मानवता का अस्तित्व। याद कीजिए 1945 हिरोशिमा और नागासाकी, जब एक पल में लाखों जिंदगियां राख में तब्दील हो गई थी। और आज 80 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने की धमकी दे रहा है। सोचिए, कहा जाता है कि अगला युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 होने के बाद लोगों के पास हथियार नहीं होंगे, पत्थर और लकड़ियां होंगे। अमेरिका और रूस के पास मिलकर पूरी दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु बम हैं। अगर दोनों खुलकर आमने सामने आ जाएं तो यह सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, बल्कि पूरी मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। आइए जरा वहां पर चलते हैं और तस्वीरों का जिक्र करते हैं। आर वी रेडी? अब इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका के मिनटमैन 3 मिसाइल के टेस्ट के बाद पुतिन ने अपने डिफेंस अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में रूस के रक्षा और विदेश मंत्रालय समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक ने पूरी दुनिया में तनाव पैदा कर दिया, क्योंकि इस बैठक के बाद जो खबर आई है वो हैरान करने वाली है। क्रेमलिन से व्हाइट हाउस को सीधी चेतावनी दी गई है। क्रेमलिन से व्हाइट हाउस को सीधी चेतावनी दी गई है। पुतिन ने जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया है। रक्षा और विदेश मंत्रालय को जल्द रिपोर्ट तैयार करने का आदेश है। डिफेंस काउंसिल की बैठक के बाद न्यूक्लियर टेस्ट का ऐलान है। आर्कटिक बेस नोवाया जेमलिया में हो सकता है परमाणु बम का टेस्ट। आर्कटिक बेस, जहां पर न जाने कितनी कंट्रीज की नजर है। और रूस यहां पर 2020 से न्यूक्लियर तैयारी कर रहा है। यह भी रिपोर्ट है। रूस ने कुछ दिन पहले बुरेवेस्टनिक और पोसाइडन न्यूक्लियर सिस्टम का टेस्ट किया था, और सिनेमा मिसाइल का भी। अब से कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। पुतिन ने दुनिया को अपनी न्यूक्लियर पावर दिखाई। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद एक एक चीज मॉनिटर की। इस न्यूक्लियर शो में धरती हिलाने वाले मिसाइल सिस्टम शामिल थे। 2025 में ही रूस ने कई न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों का भी टेस्ट किया था। 2025 में ही रूस ने यह न्यूक्लियर ड्रिल की। पिछले वर्ष रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया था, जिसमें पुतिन ने दुनिया को बता दिया था कि अब अगर रूस के अस्तित्व पर खतरे की स्थिति होती है तो उसमें भी न्यूक्लियर हमला रूस कर सकता है। रूस और अमेरिका की तरफ से दी गई न्यूक्लियर धमकियां कितनी भयभीत करने वाली हैं, उसे समझने के लिए आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। यह एक सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक वीडियो है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था, तब किस तरह के हालात बने होंगे। जमीन हिल गई थी। ऐसा लगा मानो आसमान भी फट गया हो। परमाणु बम से हमले के बाद तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच गया। इंसान, धातु और इमारतें सब कुछ पल भर में जलने लगते हैं। और फिर आती है एक खतरनाक लहर, जिसे वेव कहते हैं। एक ऐसी हवा जो घरों को गिरा देती है, पेड़ों को उखाड़ फेंकती है और हजारों जिंदगियों को चुटकी में खत्म कर देती है। हर दिशा में तबाही, हर कोने में मलबा, जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है और कई सालों तक रेडिएशन से तबाही होती रहती है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें मॉस्को और वॉशिंगटन पर है। क्या करेंगे पुतिन और क्या ट्रंप? समझदारी से काम लेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ रूस और अमेरिका का नहीं है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। और इस खौफ की वजह रूस और अमेरिका की एक दूसरे को जंग की चेतावनी है। रूस के रक्षा मंत्री बेलोसोव ने न्यूक्लियर वार्निंग दे दी।
पुतिन के ऑर्डर के बाद अब रूस फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी में है। अब तक रूस सिर्फ सिमुलेशन और वर्चुअल टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका के परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने के ऐलान के बाद रूस ने यह फैसला लिया है। वैसे रूस और अमेरिका में परमाणु बादशाहत की बहुत पुरानी जंग है। सोचिए जरा, जुलाई 1945 में अमेरिका ने पहली बार, डिटेलिंग देखिए, अमेरिका ने पहली बार जुलाई 1945 में 20 किलो टन के परमाणु बम का टेस्ट किया था। तो वहीं रूस ने 1949 में पहली बार अपना पहला परमाणु बम का विस्फोट किया। 1992 में अमेरिका ने आखिरी बार परमाणु परीक्षण किया, तो वहीं सोवियत संघ ने 1990 में अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1945 से 1992 के बीच अमेरिका ने 1032 न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो वहीं सोवियत संघ ने 1949 से 1990 के बीच 715 परमाणु परीक्षण किए। अमेरिका और रूस से शुरू हुई न्यूक्लियर हथियारों की यह जंग धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती गई। आज की तारीख में रूस और अमेरिका के अलावा चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान भी एटम बम के टेस्ट पर काम कर रहे हैं। तो वहीं भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। आपको दिखाते हैं आखिर परमाणु बम की रेस में कौन सा देश कहां पर खड़ा है। ध्यान से देखिए, रूस नंबर 1, 5580 परमाणु बम। इसमें वो इंक्लूडेड हैं जो डिप्लॉयड हैं और वो इंक्लूडेड हैं जो डिप्लॉयड नहीं है। अमेरिका रूस से पीछे, हालांकि दावे ट्रंप बहुत सारे करते हैं, लेकिन 5225। चीन 600, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि वो हर साल 100 परमाणु बम बना रहा है, ऐसा कहा जाता है। फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 172, पाकिस्तान 170 और पाकिस्तान के परमाणु बम बहुत छोटे छोटे से हैं। इजराइल 90, नॉर्थ कोरिया 50। ये वो मुल्क है जिसने आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किया है दुनिया में। यानी दुनिया के 9 देश न्यूक्लियर तबाही मचा सकते हैं। और दावा किया जाता है कि ईरान ने भी चुपके चुपके से परमाणु बम बना लिया है। यानी न्यूक्लियर तबाही का यह सिग्नल पूरी दुनिया के लिए मौत का इंजेक्शन है। आइए जरा, यह न्यूक्लियर खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है, नेटो चीफ ने दी है रूस को बहुत बड़ी धमकी। हमें नादान समझने की भूल मत करना, मार्क रूट ने कहा है। धमकी में 1942 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बयान का जिक्र है। रूजवेल्ट ने कहा था, ताकतवर दुश्मन को हराना जरूरी है। रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ ग्लोबल नियम तोड़ रहा है। नेटो चीफ मार्क रूट के इस बयान से साफ है कि नेटो देश मिलकर एक विध्वंसक जंग की तैयारियों में लगे हैं। यूरोपीय देश मिलकर अपनी सेना का तेजी से विस्तार कर रहे हैं, तो वहीं नेटो की तैयारियों को लेकर रूस हाई अलर्ट पर है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी सरगेई शोइगु का दावा है कि रूस की नजर नेटो के हर मूवमेंट पर लगी हुई है। सोचिए जरा, आइए वैसे नेटो चीफ की धमकी के बाद पहली बार क्रेमलिन का रिएक्शन भी आ चुका है। 1990 के बाद पुतिन ने जब परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने की बात कही, तो उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, पश्चिमी देश आराम से गहरी सांस लें, यूरोप सैन्य उन्माद को बढ़ावा दे रहा है। पुतिन का अपने जनरल्स को ऑर्डर देना बड़ी बात नहीं है। रूस का न्यूक्लियर टेस्ट एक डिफेंसिव कदम है। हम बटन तभी दबाएंगे जब अमेरिका दबाएगा। वैसे क्रेमलिन ने अमेरिका समेत पूरे यूरोप को सधे हुए अंदाज में जवाब दे दिया है कि रूस का न्यूक्लियर टेस्ट करने का फैसला एक सोचा समझा हुआ कदम है और रूस इससे पीछे नहीं हटने वाला है। आखिर कैसे परमाणु बम को लेकर रूस से लेकर अमेरिका तक उथल पुथल मची हुई है, फिक्र की इस रिपोर्ट में डिटेल जानकारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो सकती है भीषण जंग, बहुत बड़ी वार्निंग है इस वक्त। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने तालिबान को युद्ध की धमकी दे दी है। अफगानिस्तान से युद्ध एकमात्र विकल्प है। ख्वाजा आसिफ, तुर्की में वार्ता नाकाम रही तो जंग का होना तय, ख्वाजा आसिफ ने कहा। ख्वाजा आसिफ के शॉट दिखाई है। बढ़ते तनाव के बीच तुर्की में पाक अफगान शांति वार्ता, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अब सवाल खड़ा यह होता है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध होने वाला है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह साउथ एशिया के लिए चिंताजनक बात है। डिटेलिंग देखते हैं। इस्तांबुल में हो रही मीटिंग का मिनट टू मिनट अपडेट हम आपको बस थोड़ी देर में देने वाले हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान तालिबान में हुई जुबानी फायरिंग।
और अगर तालिबान जुबारी फायरिंग करता है तो बहुत जल्दी वो बंदूकों से भी फायरिंग करता है। ख्वाजा आसिफ ने जब यह कहा कि वार्ता फेल हुई तो अफगानिस्तान से युद्ध ही आखिरी विकल्प है, तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने जवाबी हमला किया और कहा कि पाकिस्तान की फौज हमारा मुकाबला नहीं कर सकती है, हम इस्लामाबाद पर भी हमला कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने जब यह कहा कि पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ अफगान हुकूमत की ओर से एक्शन चाहता है तो इसके जवाब में टीटीपी ने कहा पाकिस्तान के पंजाब में टीटीपी के लड़ाकों की मौजूदगी है, हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। आइए मूव करते हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान के पंजाब में अपने लड़ाकों की मौजूदगी का वीडियो रिलीज किया है। इसके साथ ही उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला बोला। टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण फायरिंग हुई है। टीटीपी के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आमने सामने की फायरिंग में पाकिस्तान के कई सैनिक घायल हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ा हमला खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में आज हुआ है, वहां भी पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। बन्नू में पाकिस्तानी फौज के गश्ती दल पर पश्तून लड़ाकों ने धावा बोल दिया, दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों के 16 शव, एंड आई रिपीट, पाकिस्तानी सैनिकों के 16 शव बन्नू के मिलिट्री अस्पताल लाए गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि टीटीपी ने यहां के सिविलियन इलाके पर कब्जा कर लिया और बन्नू में तैनात लोकल पुलिस भी वहां से भाग गई है। इसीलिए सवाल गंभीर है, क्या ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात सुधर जाएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति आए? क्या वो ये चाहते हैं कि तालिबान के हमलों से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं? उन पर यही आरोप अब पाकिस्तान के विपक्षी सांसद लगा रहे हैं। तालिबान के साथ ख्वाजा आसिफ के युद्ध वाले बयान की पाकिस्तान की संसद में भी काफी निंदा हुई है। इस सब के बीच में ख्वाजा आसिफ तालिबान के खिलाफ बारूदी चिंगारी को तब भड़का रहे हैं जब पाकिस्तान से एक डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल तुर्की पहुंच चुका है। इस टीम का नेतृत्व खुद आईएसआई चीफ असीम मलिक कर रहे हैं। वहां वो अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों से शांति वार्ता कर रहे हैं। सोचिए, आईएसआई चीफ तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ शांति वार्ता। अंग्रेजी में एक शब्द होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, यानी दो विरोधाभासी शब्द एक साथ। खैर, कतर और तुर्की की मध्यस्थता से यह पीस टॉक 2 दिन तक चलने वाली है। पाकिस्तान हर हाल में टीटीपी पर काबुल सरकार से एक्शन चाहता है, जबकि तालिबान डूरन लाइन की वैधता को मानने से इनकार कर चुका है। यानी नई वार्ता में शांति का कोई रास्ता निकलेगा फिलहाल ये नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दिख रहा है वो पाकिस्तान के लिए भारी मुसीबत जैसा है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में खड़े होकर कबूला है कि 35,000 से लेकर 40,000 तक टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में घुस आए। खैबर के कई शहरों में वो पाकिस्तान की सेना से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि जो चाय पीने आईएसआई के लोग अफगानिस्तान में गए थे, अब सोचिए वो क्या कर रहे हैं, हम आपको दिखाने। सोचने वाली बात यह है कि क्या तालिबान अब ग्रेटर अफगानिस्तान के मिशन पर आगे बढ़ रहा है? अगर ऐसा है तो यह पाकिस्तान के वजूद के लिए सबसे खतरनाक होने वाला है। सोचिए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर के लिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर सीधे आइए, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है। बड़ी खबर, फिक्र आपकी, पाकिस्तान के एक तरफ काबुल पर आतंकी साजिशों के आरोप लगता है तो दूसरी तरफ पीओके में भारत के खिलाफ टेरर प्लान बना रहा है। हमारे पास पीओके से ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर। पाकिस्तान ने पीओके में बैट की तैनाती की है। भारत में घुसपैठ और हमले की फिराक में बैट। फिदायीन हमलों के लिए हथियार सप्लाई करने की तैयारी में पाकिस्तान। लश्कर के आतंकी शमशेर की निगरानी में एलओसी पर आतंकी गतिविधियां, यानी इसमें सबसे बड़ी कोशिश घुसपैठ की है। एक बार घुसपैठ करेंगे फिर उसके बाद न जाने क्या करेंगे, लेकिन जवाब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से दिया जाएगा क्या? पाकिस्तान जो हर तरफ से मुसीबत से घिरा हुआ है, देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं भूल रहा है। उसका राष्ट्रीय कर्तव्य तो आप जानते ही हैं, आतंकियों का भरण पोषण करना और उन्हें हमलों के लिए तैयार करना। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, पाकिस्तान में जब भी इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं या डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो डाइवर्ट करने के लिए भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, खासकर तब जब उनके आर्मी चीफ के ऊपर संकट आता है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद भी पाकिस्तान यही कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि ध्यान से देखिए, पीओके में पिछले महीने आईएसआई और तमाम आतंकियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई।
इसमें जैश, लश्कर, जमात इस्लामी और हिजबुल के आतंकियों के साथ आईएसआई के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक का एजेंडा था ऑपरेशन सिंदूर से तबाह हुए टेरर मॉड्यूल को फिर से खड़ा करना। खबर है कि आईएसआई की मदद से लश्कर और जैश सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ बढ़ी है। एलओसी के कुछ इलाकों की ड्रोन के जरिए रेकी की जा रही है और हमले के टारगेट सेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने पीओके में बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम की तैनाती भी कर दी है। ये तमाम आतंकी सर्दियों में बर्फबारी के दौरान घुसपैठ करने की फिराक में है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये एक अलग ट्रेंड होगा जब वो सर्दियों में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूजुअली सर्दियों में बर्फ जमने के बाद आतंकी गतिविधि नहीं होती है, यानी इस बार एक अलग स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा पीओके में हुए आतंकियों के सम्मेलन में स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय करने पर भी चर्चा हुई है और तमाम आतंकी संगठनों के पूर्व कमांडर्स को पैसे मुहैया करवाने की योजना पर भी बात हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का एक बैट बदनाम दस्ता है जिसमें आतंकी और पाकिस्तानी सेना के जवान मिलकर काम करते हैं। इस टीम को बहुत खूंखार माना जाता है, इसीलिए भारत के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए अब असीम मुनीर बैट का इस्तेमाल करने की फिराक में हैं। लेकिन पाकिस्तान की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि इस तरह की हरकतों को जवाब देने के लिए भारत की भैरव बटालियन भी तैयार है। ये इतनी घातक बटालियन है कि इसके नाम से पाकिस्तान में भय का माहौल है। इसे आप घातक कमांडो दस्ता भी कह सकते हैं, जिसमें कड़ी ट्रेनिंग वाले और बहादुर जवान शामिल हैं। यह बटालियन लीन, लीथल और हाईली मोबाइल है, जो हाई टेंशन वाले संघर्ष में जल्द हमला करने में सक्षम है। साथ ही यह डीप स्ट्राइक में माहिर है और दुश्मन के बड़े टारगेट ध्वस्त करने की चैंपियन। खबर है कि अब तक 5 भैरव बटालियन की तैनाती हो चुकी है। क्या हुआ आज, किसने वोट किया, कितनों ने वोट किया, कैसे वोट किया, सब बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर, बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग, शानदार। पहले चरण में 64% से ज्यादा मतदान हुआ है। 121 सीटों पर 64% से ज्यादा मतदान। 2020 में इतनी ही सीटों पर 56% वोटिंग हुई थी। पहले चरण के इतिहास में यह सबसे ज्यादा मतदान है। अब इसका क्रेडिट किसको जाएगा, सोचने वाली बात है। खैर, बिहार में आज सुबह 7 बजे से पहले चरण की वोटिंग शुरू हुई। 121 सीटों पर वोट डाले गए, जहां आज इतिहास बन गया। पिछली बार की तुलना में इस बार का वोट पैटर्न काफी कुछ संकेत दे रहा है, हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, रुको जरा। अगर इन 121 सीटों की बात करें तो 2020 में इतनी ही सीटों पर 56.18% मतदान हुआ था। इस बार यह आंकड़ा ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया है। इन 121 सीटों पर 64.66% वोटिंग हुई है, यानी पिछली बार की तुलना में 8% से ज्यादा का इजाफा। आइए चलते वहां पर। बिहार के चुनावी इतिहास में अपने आप में रिकॉर्ड है। वोट प्रतिशत में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह डेटा शेयर किया। इसमें 1951 से लेकर 2020 तक के आंकड़े दिए गए। अभी पहले चरण की ही वोटिंग हुई है, दूसरे चरण की 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर आज के मतदान से 3 खबरें निकल कर आई हैं। पहली बात यह कि पुरुषों के मुकाबले एक बार फिर महिलाओं की बम्पर वोटिंग का अनुमान है। दूसरी बात, मतदान के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपने ही इलाके में घिर गए, जिससे वो आग बबूला हो गए। वैसे आज चुनाव में बुर्का, पाकिस्तान और शरिया की भी चर्चा होने लगी। एक एक करके तीनों फाइलें खोलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उस पैटर्न की जो एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज की। कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एक बार फिर से बिहार में सुबह से ही महिला वोटर्स की लंबी कतार दिखने लगी। बड़ी संख्या में मतदान के लिए वो बाहर निकली। अनुमान तो यह भी है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। हालांकि अंतिम आंकड़े आने पर ही यह पूरी पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन बिहार से जो तस्वीरें और रुझान सामने आए हैं, उस आधार पर यह माना जा रहा है कि महिलाएं वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। इस बार के चुनाव में कुल 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। इनमें 3 करोड़ 92 लाख पुरुष, जबकि 3 करोड़ 49 लाख महिलाएं हैं, 49 लाख। 2020 में कुल महिला वोटर्स में लगभग 60% ने वोटिंग की, जबकि पुरुषों की संख्या उनसे 5% कम थी। 2015 में महिला वोट का प्रतिशत 60 को पार कर गया था। यहां भी पुरुष 7% पीछे रह गए थे।
मतदान का यही ट्रेंड 2010 में देखने को मिला। इसी आधार पर यह माना जा रहा है कि इस बार भी महिला वोटिंग का पुराना पैटर्न बरकरार रह सकता है। महिलाएं काफ़ी संख्या में आ रही हैं वोट डालने के लिए। क्या लगता है कि क्या इसके पीछे की वजह, इसका कारण क्या है? महिलाओं को एक होप होता है सर, महिलाओं को एक होप होता है, मतलब ड्रीम रहता है कि अगर हम देंगे, चुनेंगे अच्छा तो अच्छा मिलेगा। जो भी रहे जीते, अच्छा करे, काम अच्छा हो, उसी को हम चाहेंगे कि जीते। कोई रुकावट, कोई संकोच नहीं? कोई संकोच नहीं, किसी के दबाव में काहे के लिए आएंगे। मतदान है, अपना खुशी के दान। और हम यही चाहते हैं कि हमारे बक्सर का विकास हो और जो भी हमारे देश में गरीबी है उसको हटाया जाए, ना कि गरीबों को हटाया जाए, और हमारे देश में बहुत विकास हो, शिक्षा हो, सब कुछ सही हो। जो भी हमारे बनेंगे वो बहुत अच्छे से जो भी काम करे वो सही करे। बक्सर को बहुत ज़्यादा डेवलप होना बाकी है, बहुत ऐसे काम है जो यहाँ पे नहीं होते हैं, हमें बाहर जाना पड़ता है। दोनों मतदान करके निकले हैं और कह रही हैं कि अब तंबाकू भी बंद होना चाहिए बिहार शराब के साथ साथ। बहुत खुशी हुई, लेकिन अब इसको भी बंद करना है। महिलाओं की संख्या तो बहुत दिख रही है मुझे भी, और देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, और मुझे लगता है जो है पटना की प्रतिशत को बढ़ाने में महिलाएं ही सामने आएंगी। ये हमारी माताएं बहनें, ये हमारी माताएं बहनें समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प ले चुकी है, और इसलिए वो जंगल राज की वापसी भी कभी भी वापसी नहीं होने देंगे। अब मेरा विश्वास और पक्का हो गया है। आज बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई किला है, सबसे बड़ी दीवार है, सबसे बड़े संरक्षक है, तो ये मेरी माताएं बहनें हैं, ये मेरी माताओं बहनों की ताकत है। लेकिन आज के राउंड में तड़का जिन्होंने लगाया उनकी बात करते हैं। मतदान के दौरान आज जो लखीसराय में हुआ वो काफी ट्रेंड कर रहा है। इन दो तस्वीरों से आप हालात को समझ सकते हैं। दोनों तस्वीरों में कॉमन फैक्टर, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वो लखीसराय सीट से चुनाव मैदान में है, जहां आज हंगामे का 2 राउंड चला है। दोनों वायरल हैं। कहीं उन्हें भीड़ ने घेरा तो कहीं वो आरजेडी के पार्षद से बहस करते दिखे एमएलसी से। हंगामे की पहली तस्वीर लखीसराय के बूथ नंबर 404 और 405 के पास से आई। विजय सिन्हा की कार को कुछ लोगों ने घेर लिया। आरोप है कि उनकी गाड़ी पर चप्पल, पत्थर और गोबर फेंका गया। नॉट अ गुड साइन। दावा है कि लोग सड़क नहीं बनने से नाराज थे। नॉट अ गुड साइन। इसीलिए वो उन्हें गांव में नहीं घुसने देना चाहते थे। अगेन नॉट अ गुड साइन। लेकिन विजय सिन्हा का दावा है कि आरजेडी के लोग बूथ कैप्चर करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें रोका गया। विजय सिन्हा ठहरे डिप्टी सीएम, अपने ही इलाके में ऐसा वेलकम होगा शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, इसीलिए तुरंत उन्होंने एसपी को फोन लगाया। अपने साथ हुई घटना से वो इतने आहत थे कि एसपी पर ही भड़क गए, उन्हें कायर तक कह दिया। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। ये गुंडा राजद का गुंडा है, और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है। हालांकि पुलिस जो है वो तुरंत मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत कराया। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है और डीजीपी को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अब हंगामे के दूसरे एपिसोड पर आते हैं जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, लखीसराय में ही विजय सिन्हा का सामना आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह से हो गया। दोनों वोटिंग की निगरानी के लिए निकले, तभी उनकी गाड़ियां आमने सामने आ गईं। दोनों बीच सड़क पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। काफी देर तक विवाद हुआ, बहस हुई। मामला इतना आगे बढ़ गया कि कैमरे के सामने ही दोनों तू तड़ाक पर उतर आए।
दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझते हो? बुलाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको तुम दारू बोल पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके कुछ हंगामा करता है। दारू जमानत जब्त हो गया। दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग कहाँ चाहिए इलाका में आगे और ना तो तुम उतार देंगे। 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। ये हमारे नेता हैं, सोचिए जरा, जुबान देखिए तो जरा। हमें लगा था एक दूसरे को मिठाई देंगे, बोलेंगे ऑल द बेस्ट। यहां पर ऑल द बेस्ट की जगह कुछ और हो रहा है। खैर, अब देखिए, चुनाव का ये नया राउंड है, लेकिन बयान पुराना है। ये मत सोचिएगा हम पुराना बयान दिखा रहे हैं, नया बयान है, चुनाव भी नया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से मुस्लिम औरतों के बुर्का पहनकर वोट देने पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि वोटिंग में बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की जांच होनी चाहिए। ना तो ये पाकिस्तान है और ना ही यहां शरिया कानून है। एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू हो। आप लोग मतदान करने के लिए आए थे, हमने देखा कि पूरा चेकिंग वेकिंग हो रहा है। बुर्का पहनकर आप लोग आए हैं, सब लोगों को चेकिंग किया जाता है। तो क्या आप लोगों की आपत्ति इस पे या ठीक है ये व्यवस्था? ठीक है व्यवस्था। यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है, जो बुर्के में आ रहे हैं सबका उठा के चेहरा देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। नेता लोग भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अच्छा, दिखा देंगे कुछ लोग उस पर आपत्ति भी कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा हम लोग भाई मुसलमान में निकाब लगा के ही चलते हैं। अच्छा, चलते हैं, लेकिन जहाँ पर जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे उठाना पड़ता होना चाहिए। हम तो हम लोग उससे कोई परेशानी नहीं हम लोग। हाँ, उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई चोरी करने आए हैं। आधार कार्ड में सबसे खराब फोटो आता है सबका, फिर भी ना कैमरा से खींचा जाता है, एकदम जूम करके फिल्टर लगाया जाता है। नहीं तो मतलब बुर्का हटा के उन्होंने चेहरा देख लिया। हाँ, तो चेक कर, उसको फॉर्मेलिटी है तो अपना निभाई वो, तो हम भी बोले कोई बात नहीं, देख लीजिए। वैसे पहले चरण में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और आनंद सिंह समेत कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट और तेज प्रताप यादव की महुआ सीट की चर्चा है, क्योंकि परिवार और पार्टी से बेदखल चल रहे तेज प्रताप अपना दल बदलकर मैदान में। उनकी कैंपेन भी बड़ी कलरफुल रही है। TV9 भारतवर्ष ने इन दोनों सीटों के बारे में लालू यादव और राबड़ी देवी से बातचीत की है। ये जानना चाहा कि वो किनके साथ हैं, दोनों बेटों में किन्हें वो अपना आशीर्वाद देंगे। सुनिए हमारे सवाल पर उनका क्या जवाब था। शुभकामना है दोनों बेटों को, दोनों बेटों का, दोनों बेटा का, दोनों अपना पैर पर खड़ा है, अपना अपना वोट करेगा, अपना जनता से वोट। एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कोई खिलाफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप एक हेलीकॉप्टर मेरे में उतारिएगा, हम आपके यहाँ 2 उतारेंगे। कोई खिलाफ नहीं। आज आपकी शुभकामना किसके साथ है? दोनों के साथ है। दोनों के साथ। दोनों के साथ माँ है, दोनों का माँ है, दोनों का माँ है, दोनों के साथ है शुभकामना। लालू जी बेटों को शुभकामना देंगे, दोनों बेटों को पूरा शुभकामना। खैर, फिक्र में अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी का नाम काफी ट्रेंड कर रहा है। जाहिर है बात न्यूयॉर्क की हो रही है तो मुंबई की भी होगी ना, क्योंकि मुंबई और न्यूयॉर्क को एक तरीके से देखा जाता है कई बार। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं, लेकिन उनकी चर्चा मुंबई में हो रही है। और अब यह मामला खान मेयर वर्सेस वंदे मातरम वाला बन गया है। लीजिए कहां से तीर निकला और कहां लग रहा है। न्यूयॉर्क में ममदानी के मेयर बनने के बाद मुंबई बीजेपी के बयान से सियासत में नई चिंगारी भड़क गई है
और अब इसमें वंदे मातरम की भी एंट्री हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सभी स्कूलों में पूरा राष्ट्रीय गीत गाने का आदेश दिया गया, जिस पर विपक्ष पहले से नाराज है। अब कल बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम के बयान से नई जंग छिड़ गई है, जिन्होंने कहा है कुछ भी हो जाए मुंबई में खान मेयर नहीं बनने देंगे। विपक्ष ने इस बयान का विरोध किया, नफरत फैलाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कहा क्योंकि विपक्ष को वंदे मातरम से दिक्कत है इसीलिए हमें खान मेयर मंजूर नहीं है। सोचिए जरा, इंटरेस्टिंग है ये। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर न्यूयॉर्क में क्यों इलेक्ट किया गया ममदानी को या सेलेक्ट किया गया। खैर, हालांकि समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने फिर कह दिया कि मुसलमानों का जो सिर है वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, जबकि बीजेपी कह रही है कि अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। बीजेपी ने अबू आजमी को चेतावनी दी है कि अब वो उनके घर के सामने आकर वंदे मातरम गीत गाएगी, जबकि सभी स्कूलों में पूरा राष्ट्रीय गीत गाने वाले सरकारी आदेश से मुस्लिम समाज के लोग भी गुस्से में हैं और कह रहे हैं ना तो गाएंगे और ना ही अपने बच्चों को गाने देंगे। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम गाना हिंदू मुस्लिम का नहीं बल्कि देशभक्ति का विषय है, जबकि मुस्लिम इसे उनके धर्म का अपमान बता रहे हैं। इसके अलावा खान मेयर को लेकर भी सरकार और विपक्ष में तलवारें खींची हैं। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि न्यूयॉर्क की तरह महाविकास अघाड़ी भी खान मेयर के जरिए मुंबई का रंग बदलना चाहती है। तो विपक्ष का कहना है कि बीजेपी नफरत का रंग घोल रही है। बीजेपी ने विपक्ष पर वोट जिहाद का आरोप लगाया, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता अमित साटम को मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। मंत्री लोधा जी कहते हैं कि आपको वंदे मातरम पढ़ना ही पड़ेगा, जबकि पता है कि सबकी आस्था होती है। कोर्ट कहता है कि कोई पढ़े या कोई नहीं पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो अबू आजमी को हम इनवाइट करते हैं ना, तो वो हमारे साथ में आए, हमारे बाजू में खड़े हो जाए और वंदे मातरम गाए और हम उनका स्वागत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे। उनको क्या आपत्ति है वंदे मातरम से? इनको वंदे मातरम से आपत्ति है, इसके लिए हमको खान पर आपत्ति है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती आप लोग थोप रहे हैं। वो नहीं, थोपने का क्या है? वंदे मातरम ये नेशनल सॉन्ग है। वंदे मातरम ये नेशनल सॉन्ग है। अगर आपको नेशनल सॉन्ग पर आपत्ति है तो आपको नेशन पर आपत्ति है, और अगर किसी को नेशन पर आपत्ति है तो हम इसे कदापि सहन नहीं करेंगे। इस देश में रहकर अगर पाकिस्तान के गुण अगर कोई गाने वाला रहेगा तो इस सारी पाकिस्तान की औलाद को हम परास्त करेंगे। वैसे न्यूज का मतलब होता है लेटेस्ट, जो भी करंट है वो बताया जाए, लेकिन एक हिस्ट्री का, बहुत छोटी सी हिस्ट्री है, बहुत पुरानी नहीं है, रिकॉल करना जरूरी है। कलाम साहब राष्ट्रपति कब बने थे? प्रधानमंत्री कौन थे? सोचिए जरा, सोचिए, और जो सोच सकता है वो कमेंट करें हमारे शो को जहां पे भी देख रहे हैं, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। खैर, आखिर मुसलमानों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से परहेज क्यों है? स्कूलों में वंदे मातरम गाने वाले आदेश से मुस्लिम समाज के लोग गुस्से में किस लिए हैं? हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने खुद मुंबई के मुसलमानों से इसका जवाब जानने की कोशिश की। आपको यह रील जरूर देखनी चाहिए। जीआर जो है वो सिर्फ इनको जो इलेक्शन कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहा है उसको माइंड में रख के निकाला गया है। और जहाँ तक मुसलमान है वो मुसलमान अल्लाह की सिवा किसी की बात नहीं करता। प्योरली पॉलिटिकल स्टंट है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वंदे मातरम जो तराना है वो हमारे नॉन मुस्लिम भाई आराम से गाए, हम वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मुसलमान वंदे मातरम का जो मीनिंग है उससे परहेज है सर। इनके छलावे और बहकावे में नहीं आइए, आपस में भाईचारा कायम रखिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारी देश की तरक्की के लिए। बिल्कुल सर। बच्चों के दिलों में नफरत डाली जा रही है और ये नफरत की खेती है ना, आगे जाके बहुत नुकसानदेह होगी। आप सिर्फ अपने वोट हासिल करने के लिए लोगों के दिलों में, बच्चों के दिलों में नफरत डाल रहे हो। अब आपको बता दें वंदे मातरम वाला नया टकराव मुंबई में क्यों शुरू हुआ है। कल न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी ट्रंप की सारी कोशिशों के बाद भी मेयर बन गए, लेकिन कल ममदानी और मेयर शब्द की चर्चा अचानक से मुंबई में होने लगी। इसके प्रायोजक रहे मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम। जिन्होंने कहा ममदानी को न्यूयॉर्क के मेयर तो बन गए हैं, लेकिन मुंबई में किसी भी खान मेयर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित साटम का यह बयान इसलिए आया है क्योंकि मुंबई में काफी समय से उद्धव गुट का मेयर पद पर कब्जा रहा है। इस पर कैसे सियासत हो रही है उसका एक एपिसोड भी देख लीजिए।
दुनिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय शहरों का रंग बदल रहा है। वहां के फंडामेंटलिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स ने उन शहरों का ताबा लिया हुआ है और ये मुंबई शहर में भी हो सकता है, क्योंकि मुंबई के कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार की ताकतों को बढ़ावा देते हुए दिख रहे हैं कि हम किसी को भी मुंबई शहर का रंग बदलने का प्रयास अगर कोई करेगा तो हम उसे नाकाम करेंगे। हम किसी भी खान को मुंबई का महापौर नहीं होने देंगे। भूल के इस देश में खान हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग जो है ना संविधान के खिलाफ हैं। इनके खिलाफ जो है ना ऐसी बातें करने वालों के खिलाफ सो मोटा होना चाहिए। मैं पुलिस से सरकार से कहना चाहता हूँ ऐसी जबान इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ केस होना चाहिए। ऊंची मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के हर एक चुनाव में हिंदू मुसलमान करना, ये इनके लिए एक स्ट्रेटेजी का भाग। तमाम सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, तो बस ध्यान भटकाने के लिए अब बीजेपी अपनी असलियत पे उतर आई। अब इन्होंने ध्रुवीकरण शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। गाली देने का मेरिट, धमकी देने का मेरिट सटम का है, इसलिए उसको बिठाया है। अगर आपने साटम ने हिंदुओं को सावधान किया तो गलत नहीं किया है। धर्म का अपमान करने वाले लोग, रामद्रोही लोग अब सत्ता के लिए तरस रहे हैं और तरसते रहे। कहीं आप हमारे टॉप 9 को मिस तो नहीं कर रहे हैं? रुको जरा, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, कहीं मत जाइए। लेकिन कल 7 नवंबर है, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसे लेकर देश के सभी राज्यों में वंदे मातरम गाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें महाराष्ट्र के साथ राजस्थान भी है, लेकिन वहां पर भी इस आदेश पर सियासी तनाव है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया है और इसमें मदरसे भी शामिल है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं है, भारत की आत्मा है। लेकिन मुस्लिम संगठन इससे नाराज हैं। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने इसे इबादत की आजादी पर हमला बताया है। साथ ही कहा है कि सरकार ना बताए कौन सी प्रार्थना करनी है, क्योंकि संविधान में सबको अपने हिसाब से इबादत करने का हक है। देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने लेके आ रहे हैं। ट्रंप किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब तो अपने वाइस प्रेसिडेंट को भी उन्होंने, कहा जाए तो सबके सामने पब्लिकली एम्बैरेस कर दिया है। बात करते हैं शी जिनपिंग और ट्रंप की उस मुलाकात की जिससे ट्रंप आज तक नहीं बुला पाए हैं। ऑफ कोर्स, क्यों बुलाएंगे। 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया के बुसान शहर में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में ट्रंप की टीम की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ दूसरे अधिकारी थे, तो वहीं जिनपिंग की टीम से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री समेत दूसरे अधिकारी मौजूद थे। लेकिन एक हफ्ते बाद भी ट्रंप इस मुलाकात को याद कर रहे हैं। ट्रंप ने खुद सबको बताया कि जिनपिंग की मौजूदगी में एक तरह से सन्नाटा पसर गया था। ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ मौजूद अधिकारियों का जिक्र करते हुए कहा, मैंने जीवन में कभी किसी को इतना डरा हुआ नहीं देखा। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इस मुलाकात का ट्रंप पर गहरा असर हुआ है और जिनपिंग का जलवा देखकर ट्रंप चौंक गए थे। ट्रंप ने यह पूरा खुलासा अपनी कैबिनेट मीटिंग के दौरान किया। उन्होंने मीटिंग के लिए शी जिनपिंग के साथ आए चीनी अफसरों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ध्यान से देखिए, जिनपिंग के दोनों तरफ 6 अधिकारी थे। सारे अधिकारी बिल्कुल सावधान मुद्रा में थे। सभी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई रोबोट हो। ट्रंप ने कहा कि मैंने एक अधिकारी से बात की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने बताया उन्होंने चीनी अधिकारी से पूछा कि मेरे बात का जवाब नहीं दोगे। इस पर अधिकारी ने बस जिनपिंग को देखा और चुप रहा। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने इतने डरे हुए लोग पहले कभी नहीं देखे। ये ट्रंप का दावा है कि उस बैठक में डर का माहौल था। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान चीनी अफसरों के हाव भाव की नकल भी उतारी, लेकिन इसके बाद ट्रंप ने जो कुछ कहा उसने हर किसी को चौंका दिया। ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी कैबिनेट भी जिनपिंग की तरह हो, जहां कोई मेरी इजाजत के बिना बोल ही न सके। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तो हर बातचीत में दखल देते हैं, वो बस सीधे बैठने का नाटक करते हैं। वेंस को अगले कुछ दिन जिनपिंग कैबिनेट की तरह रहना चाहिए। ट्रंप की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई हंसने लगा है। लेकिन टॉप 9 बस कुछ सेकंड्स के अंदर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी अपराधों में गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार अनिवार्य कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि आपात स्थिति में आरोपी को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले ही आधार लिखित रूप में देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को स्पष्ट और मजबूत किया है। ईडी ने
1x बेट सट्टेबाजी केस में सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई है। अटैच की गई संपत्तियों में सुरेश रैना के नाम पर 6 करोड़ 64 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए की एक अचल संपत्ति शामिल है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। इसमें सेंट्रल पैनल में लेफ्ट महागठबंधन ने क्लीन स्वीप किया। इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड बन गया है। जेएनयू छात्र संघ में पहली बार लड़कियों का कब्जा हुआ है। सेंट्रल पैनल के 4 में से 3 पदों पर छात्राओं ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में एबीवीपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब से कुछ देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी सर्वर में गड़बड़ी देखने को मिली है। करीब 1 घंटे तक 25 विमान टेक ऑफ करने के लिए रुक गए। इस गड़बड़ी से सभी एयरलाइंस के विमान की उड़ान प्रभावित हुई है। इंडिगो की फ्लाइट में लगातार इस समस्या को लेकर अनाउंसमेंट हुआ है। करीब 25 फ्लाइट उड़ान के इंतजार में खड़ी रहीं। दिल्ली असेंबली कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। यह समन फांसी घर मामले से जुड़ा हुआ है। समिति ने केजरीवाल को 13 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। असेंबली कमेटी इस मामले में से जुड़ी जवाबदेही और तथ्यों की जांच कर रही है। सरकार ने धर्मांतरण किए गए लोगों के लिए अनुसूचित जाति दर्जे की पड़ताल करने वाले आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस आयोग का काम यह पता करना था कि क्या उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति की पहचान का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे धर्म अपनाए हैं जो राष्ट्रपति के आदेशों के अंतर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आते हैं। जेल में बंद आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट ने 6 महीने की बेल मंजूर कर दी है। आसाराम की तरफ से जोधपुर कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर गुजरात हाईकोर्ट में बेल याचिका लगाई गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत मंजूर की है। अब आसाराम फिर एक बार जेल से बाहर आ सकेगा। कोर्ट ने आसाराम की बेल तबीयत सही नहीं होने के आधार पर दी है। और भारत ने चौथे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 168 रन का लक्ष्य रखा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 18.2 ओवर में 119 रन पर ढेर हो गई। वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की तिकड़ी ने के दम पर भारत ने इस मैच को जीत लिया है। इस जीत के बाद भारतीय टीम अब सीरीज नहीं हार सकती, ऐसा लग रहा है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट का दौर जारी रहा है। सेंसेक्स 148 अंक गिरकर 83,311 पर बंद हुआ। निफ्टी में 88 अंकों की गिरावट देखी गई। इस भारी गिरावट की वजह से एक ही दिन में निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है।